गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा बताई थी। सक्रिय प्रतिरक्षा में जैसे हमने टीकाकरण आपको बताया था, वैक्सीनेशन। तो आपकी बुक में टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण के बारे में दिया है। टीका क्या है? टीका ऐसा उत्पाद है जो किसी रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी रोग के लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी पैदा करता है। टीके जो है रोग विशिष्ट होते हैं, यानी कि जैसे हमें पीलिया के लिए पोलियो के लिए टीका लगाना, तो हम पोलियो का ही टीका उसको देंगे। तो किसी एक रोग के लिए विशेष टीका बना होता है। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि टीके जो हैं ये एंटीबॉडीज़ और स्मृति कोशिकाएं बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज़ और स्मृति कोशिकाएं। स्मृति कोशिकाएं मतलब ऐसी एंटीबॉडीज़ जो मेमोरी के रूप में हमारी बॉडी में जमा रहती हैं, और जब दोबारा उसी रोगाणु का अटैक होता है तो तुरंत ये आकर उससे लड़ने लगती हैं। ठीक है, अगर समान प्रकार का रोगजनक बाद में व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तब प्रतिरक्षी तंत्र त्वरित होता है। मैंने आपको कल भी बताया था, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है बहुत तेज होता है। टीके में हम क्या करते हैं? टीके में हम मृत रोगजनक डेड पैथोजन को या निर्बलीकृत रोगजनक को, ये क्या है, जो डेड है और जो निर्बल है, जो कमज़ोर है, ये रोग नहीं पैदा करेंगे। ठीक है, रोग पैदा नहीं करेंगे तो इनका प्रयोग किया जाता है। जब भी टीका क्या है, टीके में वही चीज़ है, टीके में वही विषाणु है, वही जीवाणु है जो रोग उत्पन्न करता है, लेकिन वो कैसी अवस्था में है? वो या तो वो निर्बल अवस्था में है या वो मृत अवस्था में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब टीकेकरण का प्रारंभ जो है एडवर्ड जेनर ने 1790 में किया था। ठीक, एडवर्ड जेनर ने क्या देखा कि उस समय चेचक बहुत फैला हुआ था। स्मॉल पॉक्स जो था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, लेकिन जिन लोगों के गाय भैंस होते थे ना, उनको ये चेचक नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जो गाय भैंस थे उनको काउ पॉक्स होता था। तो काउ पॉक्स जब जो लोग गाय भैंसों के साथ रहते थे तो काउ पॉक्स बीमारी गाय को हुई, तो वो बीमारी के प्रति उन व्यक्तियों में भी क्या हो जाती थी? प्रतिरक्षा आ जाती थी, क्योंकि उस वायरस के टच में वो भी आते थे। तो लेकिन वो मनुष्य के शरीर में इतना पावरफुल अटैक नहीं कर पाता था, लेकिन हल्की मात्रा में वो मनुष्य के शरीर में गया। ठीक है, मनुष्य के शरीर में गया, मनुष्य के शरीर में उतना पावरफुल नहीं था, तो मनुष्य ने उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बना ली। तो जो लोग गाय भैंस पालते थे उनको चेचक नहीं हुआ। चेचक होने पर वो उससे लड़ जाते थे। तो यहीं से एडवर्ड जेनर ने इस बात को समझा कि अगर हम किसी भी विषाणु या जीवाणु का मृत या कम प्रबल रूप किसी व्यक्ति में डाल दें तो उस व्यक्ति में, उसके शरीर में जो है उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। तो बाद में अगर वो कभी प्रत्यक्ष रूप से पूरी पावर से अटैक करता है तो वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो यहाँ से वैक्सीन की खोज हुई थी। वैक्सीन, वैक का शब्द जो है उसका मतलब होता है गाय, क्योंकि काउ पॉक्स के कारण इसकी जो है खोज हो पाई थी। ठीक है, तो वैक्सीनेशन आप जानते हो छोटे बच्चों का किया जाता है। अब जो जीवित क्षीणीकृत जीव रोगजनक के वह विभेद है जिन्हें हानिकारक बना दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, जो रोगजनक है वो जीवित होगा, मृत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसको नष्ट करके डाला जाता है। जैसे सपोज हमने बैक्टीरिया की केवल जो है उसकी प्रोटीन या आरएनए निकाल के तब उसको अंदर डाल दिया। ठीक है, या हमारे पास कोई जीवाणु है, हमने उसकी कोशिका झिल्ली में से कोई पार्ट निकाल के अंदर डाल दिया। तो इसका मतलब यह है कि जीवित हैं और क्षीणीकृत है, उनको आपने क्षीण कर दिया, तोड़ ताड़ के तब उनको उसके टुकड़ों को शरीर के अंदर डाला है। और कुछ कुछ में तो क्या करते हैं कि जैसे सपोज टाइफाइड का जीवाणु है, उसका जो रस निकलता है, जो विष होता है, उस विष को टीके के रूप में मनुष्य के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे खसरा है, मम्स है, रुबेला है, तो मीजल, मम्स और रुबेला, इसके टीके को एक साथ हम क्या बोल देते हैं? MMR। मीजल, मम्स, रुबेला
पोलियो, डिप्थीरिया आदि में हम क्या करते हैं, मृत या क्षीण रोगजनक टीके का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आजकल आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा टीके तैयार किए जा रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ इसको हम पढ़ेंगे तो हेपेटाइटिस बी में लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उसके टीके आनुवंशिक रूप से तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, अभी एंटीजेनिक प्रोटीन के टीके भी चल रहे हैं। एंटीजेनिक प्रोटीन के टीके क्या होते हैं, ये इंजेक्शन के रूप में या मुंह से आपको दिए जाते हैं। तो ये कई प्रकार के टीके हैं, जैसे इसमें मैंने आपको बताया जीवित क्षीणीकृत जीव से बना टीका या मृत जीव से बना टीका या आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार टीका या एंटीजेनिक प्रोटीन से बना टीका। तो यह है टीकाकरण। आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए, टीकाकरण में मैंने आपको जैसे कल सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा बताई थी। तो सक्रिय क्या है, जब टीका वैक्सीन किसी व्यक्ति के अंदर डाली जाती है तो उसमें उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। और निष्क्रिय क्या होती है, किसी अन्य जंतु में हम एंटीबॉडीज़ विकसित कर रहे हैं तब मनुष्य में डाल रहे हैं। जैसे मैंने सर्पदंश के लिए आपको बताया था, सांप के काटने के लिए एंटीडॉट्स जो बनते हैं, तो वो आपके घोड़े में बनता है और घोड़े से तब वो आपके शरीर में वहाँ बना होता है, फिर आपके शरीर में उसको लगाया जाता है। ठीक है, देखिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की थी कि पैसिव इम्यूनिटी, ये सन 1891 एमिल वॉन ने इसकी खोज की थी। तो उसमें क्या हुआ, एक बच्ची डिप्थीरिया के संक्रमण से गंभीर रूप से पीड़ित थी, डिप्थीरिया उसको हो गया था। तो डॉक्टर एमिल को उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले भेड़ को डिप्थीरिया के जीवाणु से संक्रमण करा और कुछ दिन इंतज़ार किया। भेड़ में उन्होंने डिप्थीरिया का जीवाणु डाला और फिर उस भेड़ में एंटीबॉडीज़ बनी। कुछ दिन बाद भेड़ के शरीर से कुछ रक्त प्राप्त किया, उसको क्लॉट करके सीरम अलग कर लिया। इस सीरम को उस बच्ची के शरीर में इंजेक्ट कर दिया और कुछ ही घंटों में बच्ची आश्चर्यजनक रूप से सही होने लगी। तो यहाँ से आपको याद रखना है, एमिल वॉन ने पैसिव इम्यूनिटी की खोज की थी। ठीक, देखिए, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टॉक्साइड्स। ठीक है, टॉक्साइड क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, तो टिटनेस का इंजेक्शन कब लगता है, जैसे कहीं चोट लग गई तो तुरंत टिटनेस का उसमें टीका लगा देते हैं, या जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको टिटनेस का टीका लगाया जाता है। तो जैसे टिटनेस है तो कुछ जीवाणु जैसे आपका जो है डिप्थीरिया है, ये घातक विष उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये खतरनाक, इनका जो केमिकल होता है वो बिल्कुल पॉइजन के समान होता है। तो इन जीवाणुओं का विष के प्रभाव को पहले हम केमिकल ट्रीटमेंट से ख़त्म कर देते हैं। जो इन्होंने केमिकल बनाया उसको ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं कि वो हमारे शरीर पे टॉक्सिन जहर का प्रभाव ना दिखा सके। फिर इनको हम क्या कह देते हैं, डिटॉक्सीफाइड विष, अविषीकृत, यानी हमने विष को अविषीकृत कर दिया। ठीक है, तो तब इसे टीके के रूप में प्रयोग करने पर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने इसके विष को नष्ट किया और तब शरीर के अंदर डाला तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बननी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन रोग के लक्षण हमें प्रकट नहीं होंगे। इन्हें टॉक्साइड कहा जाता है, जैसे टिटनेस टॉक्साइड। ठीक है, तो टॉक्साइड क्या है, अविषीकृत, यानी किसी जीवाणु का जो जहर बन रहा है उसको केमिकली न्यूट्रल करना, तब उसको किसी के शरीर में डालना। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में एलर्जी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र का हमारे लिए कुप्रभाव है। अभी तक तो हमने जितने भी प्रतिरक्षा तंत्र के प्रभाव पड़े वो सुप्रभाव हैं, हमारे लिए अच्छे हैं, बेनिफिशियल हैं, लेकिन कभी कभी ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारे लिए ही घातक हो जाता है। अब इसमें हम कुछ घातक चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमें ही नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। उसमें है एलर्जी। एलर्जन क्या होते हैं, एलर्जन होते हैं ऐसे पदार्थ, मैंने आपको बताया कोई भी भारी पदार्थ जो हमारे शरीर से मैच नहीं होता, हमारी बॉडी के प्रोटीन से मैच नहीं होता है, उसको हमारी बॉडी जो है एंटीजन समझ लेती है। तो कोई भी
अहानिकारक पदार्थ, जिससे हमारे शरीर को कोई हानिकारी नहीं होनी है, फिर भी वो हमारे शरीर के अंदर अगर चली गई है तो हमारा शरीर उसके लिए क्या बनाना शुरू कर देता है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स शुरू कर देता है। ठीक है, और यह प्रतिरक्षा तंत्र की किसी अहानिकारक पदार्थ के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा जो है हमारा बॉडी उसके लिए सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, यानी आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आ गया जो है तो बाहर का, लेकिन वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो थोड़ी देर बैठेगा और चला जाएगा, लेकिन आप अंदर से जो है डंडे वंडे लेके आ गए कि बाहर का आदमी आ गया। एक तो चोर घुस गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक आदमी ऐसी है कि आपका घर देखने आया है खाली और आप उसे मारने चले जाओगे। ठीक है, तो शरीर की यह प्रतिक्रिया त्वचा के संपर्क में आए, खाने की या कोई चीज़ हमारी त्वचा के संपर्क में आ गई या खाने में चली गई, सांस के साथ हमारे शरीर में चली गई, या कोई दवाई आपने खा ली। अब देखो कभी कभी हम गलत दवाई खाते हैं, तुरंत हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। ठीक है, ये होती है एलर्जी। अब एलर्जन क्या है, ऐसे पदार्थ जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जैसे आपका धूल है, धूल से भी एलर्जी होती है, परागकण, फंगस, नमी वाली जगह पे आप रहो तो फंगस के स्पोर आपके शरीर में जाएंगे, आपके शरीर में एलर्जी होनी शुरू हो जाएगी। माइट्स जो छोटे छोटे खटमल पिस्सू वगैरह होते हैं, उनसे भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। संश्लेषित कपड़े, यानी जो प्योर कॉटन के नहीं होते, मिक्स कपड़े होते हैं, कई कपड़ों से आपको एलर्जी होती है। ठीक है, हेयर ड्रायर, पंख, अंडा, मछली, दूध, कई लोगों को दूध से एलर्जी होती है, मछली से एलर्जी होती है, अंडे से एलर्जी होती है, और कई लोग तो ऐसे तो उनको डॉक्टर गेहूँ खाने को मना कर देता है, उनको गेहूँ से एलर्जी होती है, वो गेहूँ की रोटी नहीं खाते, बहुत से लोग हैं ऐसे। तो अनेक औषधियाँ जैसे एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन आदि भी कुछ व्यक्तियों में एलर्जी उत्पन्न कर देती है। कुछ लोगों को एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन भी सूट नहीं होती। ठीक है, तो एलर्जन वास्तव में एक प्रकार से एंटीजन ही है, जो शरीर के संपर्क में आने पर प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, अब लक्षण क्या एलर्जी के, जब भी एलर्जी होगी तो आपके शरीर में क्या होगा, शोथ हो जाएगा, डर्मेटाइटिस हो जाएगा। शोथ मतलब वहाँ पे लाल हो जाएगा और सूजन आ जाएगी, लाल और सूजन वहाँ पे आ जाएगी। तो अगर अंडा, तो पेट में अगर सूजन, पेट में अगर एलर्जी हो गई तो पेट में दर्द होगा, शरीर पर खुजली होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे मुख्य लक्षण एलर्जी का क्या है, छींक का होना, या आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सूजन आ जाना। इन्फ्लेमेशन, शोथ का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ फूल जाती है और उसमें लाल हो जाती है, रेडनेस विथ स्वेलिंग। ठीक है, लेकिन एलर्जी, हाँ, तो जिसमें क्या आपको छींक आएगी, आपकी इन्फ्लेमेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन और लाल हो जाएंगी, आपकी आँख और नाक से पानी आने लगेगा, आपके त्वचा पर हाइव्स, चकते बनने लगेंगे। आपने देखा होगा एलर्जी होती है तो हमारी पूरी स्किन में रेड चकते बनने लगते हैं। गले में खराश होना, अगर सांस मार्ग में एलर्जी हो गई तो गले में खराश हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, खुजली होगी, तो ये लक्षण है। अब कारण क्या होते हैं कि जब भी कोई एलर्जन आपके शरीर के संपर्क में आता है तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एंटीबॉडीज़ है IgE। ठीक है, दोबारा जब यही एंटीबॉडीज़, अब ये IgE आपके शरीर में बिल्कुल एक्टिव हो गई इसके प्रति, अब ये दोबारा आपके शरीर पे जब अटैक करेगा तो आपके शरीर में बहुत तेज़ी से क्या होगी, क्रिया होगी, प्रतिरक्षा क्रिया होगी। और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, आपने उत्तकों में कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि जो संयोजी उत्तक होते हैं उनमें मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और मास्ट कोशिकाएं 2 प्रकार का द्रव बनाती है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो ये एंटीबॉडीज़ हमारी मास्ट कोशिकाओं से चिपक जाती है। मास्ट कोशिकाएं कहाँ होती है, संयोजी उत्तक में, जितने भी संयोजी उत्तक हैं, आधारभूत संयोजी उत्तक। ठीक है, ऐसे तो आपका रक्त भी संयोजी उत्तक है, उसमें नहीं, जो आधारभूत संयोजी उत्तक होते हैं, जो आपके शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो मास्ट कोशिकाओं से चिपक जाती है, मास्ट कोशिकाएं फट जाती है और क्या स्रावित करती है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हिस्टामिन ही एलर्जी के लिए वास्तविक रूप से जिम्मेदार माना गया है, क्योंकि ये क्या करता है, जो रक्त की केशिकाएं हैं उनकी पारगम्यता को बढ़ा देता है और खून वहाँ से बहुत तेज़ी से, खून WBC बड़ी तेज़ी से वहाँ से जाने लगते हैं।
ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि एलर्जी में आप देखा होगा वहाँ द्रव एकत्रित हो जाता है ना। जब एलर्जी होती है, सूजन आती है और पानी इकट्ठा हो जाता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहाँ पे रेड हो जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। तो एलर्जी का मुख्य कारण क्या है? आईजीई किससे चिपकता है? मास्ट कोशिकाओं से। मास्ट कोशिकाएं क्या बनाती हैं? हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हिस्टामिन आपकी जो रक्त कोशिकाएं हैं उनकी पारगम्यता को बढ़ा देता है, जो कि WBC के इकट्ठे होने की कंडीशन को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अस्थमा भी एलर्जी से होने वाला रोग है, जो सांस मार्ग में सूजन होने के कारण सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और आपकी सांस नली में इसी प्रकार की सूजन हो जाए जैसे आपकी स्किन पे सूजन आ जाती है, तो आप सांस कैसे ले पाओगे बताओ? अस्थमा में भी सेम यही चीज़ होती है। और भी है हे फीवर। हे फीवर परागकण से होता है, ये पूछा जाता है हे फीवर कहाँ से होता है? हे फीवर, HEY, हे फीवर। हे फीवर होता है आपका परागकण से होने वाली एलर्जी से। और एनाफाइलेटिक शॉक, ये अत्यधिक गंभीर एलर्जिक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, अब इसका उपचार क्या है? अगर एलर्जी आपको ज़्यादा हो गई है तो फिर आपको जो है एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ दी जाती हैं, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड दिए जाते हैं। ये दवाइयाँ आपको डॉक्टर की देख रेख में दी जाती हैं, कौन सी आपको सूट होती हैं। एंटी मतलब उनको दबाने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं हिस्टामिन को रोके। ठीक है, अगला है स्वप्रतिरक्षा। स्वप्रतिरक्षा यानी ऑटो इम्यूनिटी। देखिए ये भी एक हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का एक घातक प्रभाव है। कभी कभी क्या होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र अपनी राह भटक जाता है, भूल जाता है मुझे करना क्या है, और अपने ही शरीर के अंगों के विरुद्ध क्रियाशील हो जाता है, अपने ही शरीर के अंगों को नष्ट पहुंचाना शुरू करता है। इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, स्वप्रतिरक्षा रोग। कुछ ऐसे रोग आनुवंशिक है और कुछ के कारण अज्ञात हैं। ठीक है, ये मतलब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भूल जाता है कि एंटीजन कौन है, अपने ही शरीर की प्रोटीन को एंटीजन समझने लगता है, तब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जैसे इसका रोग क्या है आपका? आमवती संधिशोथ या रियोमेटाइड्स अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो घुटनों का जो दर्द होता है, उसमें जो घुटनों के बीच की जो द्रव होता है उसी को नष्ट करना शुरू कर देता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक, इस रोग में प्रतिरक्षा तंत्र जोड़ों और नज़दीकी कोमल ऊतकों के विरुद्ध हो जाता है, यानी जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे जो कोमल टिश्यूज़ हैं जो उसको मूव करने में हेल्प करते हैं, उन्हीं को वो नष्ट करने लगता है, हाथों, कलाई, उंगलियों के जोड़ों में। ठीक है, तो अन्य हमारे प्रतिरक्षा रोग क्या हैं? ग्रेविस है, मधुमेह फर्स्ट, डायबिटीज़ में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, और ग्रेव्स डिजीज़, क्रोनिक एनीमिया, ये बड़े खतरनाक रोग हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं स्वप्रतिरक्षा रोग क्या है? पेशियों की क्षति, रूमेट अर्थराइटिस, क्रोनिक एनीमिया, ग्रेव्स डिजीज़, मधुमेह। ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस। तो यह नाम आपको याद रखने हैं। अब अगला है आपका शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। क्या क्या इसमें आता है? जैसे आपका श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, सब आपने पढ़ा। तो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में क्या आता है? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में जैसे आपने पढ़ा अभी तक कि हमारी जो है WBC आती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ आपने पढ़ी, B सेल्स पढ़ी, T सेल्स पढ़ी, ये तो सब तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेते हैं? ठीक है, तो आपका पहला है लसीकाव अंगों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी लिम्फोइटिक ऑर्गन में आपका क्या होता है? लाल अस्थि मज्जा और थाइमस। लाल अस्थि मज्जा यानी आपका रेड बोन मैरो, जो आपकी हड्डी के अंदर, अभी हड्डी आपने कक्षा 11 में पढ़ी है, तो हड्डी के अंदर आपकी बोन मैरो पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि होती है हमारे गले के पास। ठीक, रेड बोन मैरो क्या है? वयस्क मनुष्य में खोपड़ी की हड्डी। ठीक है, आपका स्टर्नम, स्टर्नम जो छाती की हड्डी है, पसलियाँ हैं, आपकी कॉलर बोन है, श्रोणि मेखला है, रीढ़ की हड्डियाँ, लंबी हड्डियों जैसे फीमर और ह्यूमरस के शीर्ष पर लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है आपके रेड बोन मैरो? जितने नाम मैंने बोला आपको, आपकी जो लंबी हड्डियाँ हैं शरीर की, फीमर, ह्यूमरस, उनके शीर्ष पर। ठीक है, उनके जो है, अगर आपको लंबी हड्डियों की संरचना याद हो तो इस प्रकार से होता है, और ये इनका शीर्ष होता है। तो यहाँ पर रेड बोन मैरो आपका जो है पाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपके खोपड़ी की हड्डियों में, आपकी स्टर्नम में, पसलियों में, यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बच्चों की अस्थियों में लाल अस्थि मज्जा अधिक होती है। ठीक है,
बच्चों में जो अस्थि की हड्डियाँ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा लाल अस्थि मज्जा होती है। लाल अस्थि मज्जा में स्टेम सेल पाई जाती हैं। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, स्टेम सेल। तो ये जो रेड बोन मैरो होती है इसमें स्टेम सेल पाई जाती हैं, इनमें ही लिम्फोसाइट्स का डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपका रेड बोन मैरो है। ठीक है, ये है रेड बोन मैरो। इसमें स्टेम सेल होती है। स्टेम सेल जहाँ भी याद आएगा आपको याद रखना है स्टेम सेल से। स्टेम सेल में जो है इसमें बहुत प्रकार की कोशिकाएं बनती है और उनमें भिन्नन होता है। भिन्नन मतलब जैसे यहाँ से बहुत प्रकार की सेल बनी, ठीक है, ये सेल बन गई। अब इनका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। इसको बोला जाएगा आप आरबीसी बनाओ, इसको बोला जाएगा आप डब्ल्यूबीसी बनाओ, इसको बोला जाएगा आप टी सेल बनाओ, बी सेल बनाओ। तो यहाँ से ये स्टेम सेल इस काम को करती है। स्टेम सेल कहाँ पाई जाती है? रेड बोन मैरो में पाई जाती है। देखिए मैं आपको इसको थोड़ा और ढंग से समझाती हूँ। ये स्टेम सेल कहाँ पाई जाती हैं? आपकी बोन मैरो में। ठीक है, स्टेम सेल लिखा मैंने। स्टेम सेल आपको बहुत ध्यान रखना है इसको। ये मल्टीपोटेंट होती है। मल्टीपोटेंट मतलब बहुत प्रकार की सेल बनाती है। कुछ बनाती हैं आपकी एरिथ्रॉइड, कुछ होती है माइलिनॉइड और कुछ होती है लिम्फॉइड। जो एरिथ्रॉइड्स आपकी होती है ये आपकी प्लेटलेट्स और आरबीसी बनाती हैं। देखिए एक ही स्टेम सेल जो कि मल्टीपोटेंट है, अलग अलग प्रकार की सेल बना रही हैं और फिर उनमें विभेदन होता है, विभेदित किया जाता होगा। आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। ऐसी स्टेम सेल जो है बच्चे की जो छोटे बच्चे की जो नाल होती है ना, उसमें भी स्टेम सेल पाई जाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो नाभि नाल होती है उसमें स्टेम सेल पाई जाती हैं। उस स्टेम सेल को कंजर्व किया जाता है क्योंकि उस स्टेम सेल में इतनी पावर होती है कि वो भविष्य में ऑर्गन्स बना सकती है। आपका लीवर बना देगी, आप किडनी बना देगी। उनमें विभेदन की क्षमता होती है। तो अब बाद में ये स्टेम सेल केवल कहाँ रह जाती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, लंबी हड्डियों के सिरों में, खोपड़ियों में, स्टर्नम में। और ये जो माइलिनॉइड सेल्स होती हैं ये आपने पढ़ा है डब्ल्यूबीसी, इओसिनोफिल, न्यूरोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स पढ़ी है ना। और जो लिम्फोइड्स होती हैं ये आपकी बनाती हैं बी सेल और टी सेल्स। तो ये पहला लिम्फोइटिक सिस्टम जो हमारा लसिका तंत्र है, इसकी पहली चीज़ क्या आपने पढ़ी लसिका तंत्र में? वो सबसे पहला आपका जो है प्राथमिक लसिका अंग, उसमें सबसे पहला आपका है लाल अस्थि मज्जा, जिसमें आपका स्टेम सेल पाई जाती है। प्राथमिक लसिका अंग का दूसरा जो आपका है थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि ये एक बाइलोब्ड ग्रंथि है जो हमारे वक्ष गुहा में हृदय के नीचे पाई जाती है और श्वास नली और स्टर्नम के बीच में होती है। ठीक है, तो ये बच्चों में बड़ी होती है और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं छोटी होती चली जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। और ये लोब्स में बटी होती है, चैम्बर्स में बटी होती है। इसका काम क्या होता है? इसमें अपरिपक्व टी कोशिकाएं आती हैं। जो अस्थि मज्जा की स्टेम सेल से जो टी सेल्स बनती हैं वो अपरिपक्व होती हैं, मैच्योर होती हैं। उनकी डेंटिंग पेंटिंग की जाती है, उनको फिट बनाया जाता है, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट पेज कसे जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई मशीन है वो खाली शेप आपके पास बन के आ गया, अब आपको उसको मतलब टुकड़े उसके आ गए हैं आपके पास, उसको आपने असेंबल करना है। तो असेंबल करने का काम आपका थाइमस ग्रंथि में होता है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि में इसको असेंबल करने के लिए थाइमोसिन नामक हार्मोन्स होता है जो इसको यहाँ मैच्योर करती हैं। तो अस्थि मज्जा और थाइमस टी लिम्फोसाइट्स के विकास में मदद करते हैं। तो ये थे आपके प्राथमिक लसिकाभ अंग। लसिका तंत्र के जो अंग हैं वो ये हैं। द्वितीयक लसिकाभ अंग क्या है? द्वितीयक शब्द जहाँ भी आएगा उसका मतलब ये हेल्प करने वाले हैं, ये मदद करते हैं। तो कौन कौन है देखिए इसमें, ये लिम्फोसाइट्स को एंटीजन के साथ अंतःक्रिया के लिए स्थान उपलब्ध कराते हैं। जो आपके द्वितीयक लसिकाभ अंग है ये क्या काम करते हैं भाई? ये बैटल फील्ड तैयार करते हैं, युद्ध का मैदान देते हैं। लड़ाई कहाँ पे होगी? कोई एंटीजन आपके शरीर में आ गया है और एंटीबॉडीज आप बना, तो लड़ाई कहाँ पे होगी? रक्त में होगी, आंत में होगी, आमाशय में होगी, कहाँ होगी? तो ये इन जगहों पर वो लड़ाई होती है जो ये सेकेंडरी लसिकाभ अंग आपके हैं। और आपने देखा होगा यही जगहों पे तब बाद में क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है। कौन कौन है चलिए देखते हैं। सबसे पहला लिम्फ नोड, लसिका गांठें, जो लसिका वाहिनियाँ होती है ना, आपने जैसे रक्त वाहिनियाँ पढ़ी थी, तो रक्त के साथ साथ लसिका वाहिनियाँ भी चलती हैं। अगर आपको याद होगा कि जैसे सपोज ये रक्त वाहिनी है और यहाँ ये उत्तक है,
ये टिश्यू है। इसमें से कुछ द्रव रिस के नीचे आता है और ये लसिका वाहिनियाँ होती हैं जो इसको अपने अंदर रख लेती हैं। तो लिम्फ वाहिनियाँ रक्त वाहिनियों के साथ चलती हैं, ठीक है। इन वाहिनियों में जगह जगह पे गांठें नोड्स पाए जाते हैं। ये जो लसिका वाहिनियाँ होती हैं इनमें गांठ पाई जाती है, जगह जगह पे नोड्स पाए जाते हैं। ये बैटलफील्ड है, यहाँ पे लड़ाई होती है। लिम्फ नोड लिम्फ की सफाई का काम करता है, यानी इस लिम्फ से गुजरने पर जब भी जो संयोजी ऊतक इनको इसमें क्या होता है, देखिए जब भी लसिका यहाँ से गुजरती है तो मैक्रोफेज क्या होते हैं। मैक्रोफेज मतलब बड़ी कोशिकाएं जो जीवाणु का भक्षण करती हैं। तो इन लिम्फ नोड पर वो छन जाती हैं, यहाँ से वो क्या होती है, छन जाती हैं। और यहाँ पे जैसे ही अब कोई जो है मैक्रोफेज ने किसी जीवाणु को पकड़ा है तो टी कोशिकाएं उनको यहाँ पे नष्ट कर देती है। तो लिम्फ नोड में फंसे एंटीजन वहाँ उपस्थित लिम्फोसाइट्स को सक्रिय कर प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रारंभ करते हैं, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि सपोज जो है ये आपकी लिम्फ लसिका वाहिनी है, यहाँ पे नोड है। अब ये आपका जो है यहाँ से लिम्फ गुजर रहा था, इसमें ये मैक्रोफेज है, इस मैक्रोफेज ने कोई जीवाणु पकड़ के रखा है। अब जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे टी सेल आ जाएंगी और टी सेल इसको नष्ट कर देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिम्फ नोड में क्या होगा, आपकी टी सेल उसको नष्ट कर देगी। तो लिम्फ नोड आपकी कहाँ होती है, आर्म पिट में होती है। आर्म पिट मतलब जो आपकी बगल होती है, बगल समझते हो ना आप, कंधे के नीचे और हाथ के पास जो पिट होता है वहाँ पे। काख में, बगल में अक्षीय नोड, काख में इनग्विनल नोड्स होती हैं, ठीक है। तो ये इनकी स्थिति के नाम पे इनको, अगर आर्म पिट में है तो आर्म पिट में अक्षीय नोड और काख में है तो इनगुनल नोड्स कह देते हैं, ठीक। दूसरा है तिल्ली। तिल्ली का नाम आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। तिल्ली कहाँ पाई जाती है आपकी, तिल्ली जो है आमाशय के नीचे होती है आपकी, ठीक है। और काम क्या होता है इसका, देखिए तिल्ली के बड़े इंपॉर्टेंट काम है। तिल्ली का एक काम तो होता है कि तिल्ली की अगर मैं संरचना आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से होती है। ये इसका कैप्सूल है, इसमें ये रेड पल्प होता है, लाल कलर का पल्प होता है, और नीचे ये वाइट पल्प होता है, सफ़ेद कलर का पल्प होता है। इस सफ़ेद कलर के पल्प में आपके लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज होते हैं। मैक्रोफेज बृहत भक्षाणु जिनको कहते हैं, लिम्फोसाइट्स आप जानते हो, ठीक है, टी सेल, बी सेल। तो ये जो रेड पल्प होता है ये रक्त को छानता है, ठीक है। खून इसमें से जब गुजरता है तो ये खून को छानता है। और पहला काम ये जो क्या करता है कि जो आरबीसी जिनकी उम्र पूरी हो गई होती है, जो डेड हो जाती है, उनको ये स्टोर कर लेता है, तो तिल्ली को जो है लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्योंकि आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, 120 दिन होती है। 120 दिन बाद जब वो नष्ट हो जाता है तो तिल्ली उसको इकट्ठा कर लेती है अपने में, और धीरे धीरे वो फिर रक्त के माध्यम से आपके उत्सर्जी पदार्थ से बाहर